लास्ट वीक बेटा हम लोगों ने स्पर्श बुक में से तुम कब जाओगे अतिथि पाठ पढ़ा था, ठीक है। उसके प्रश्न उत्तर भी किए थे और हमने पर्यायवाची शब्द किए थे, ठीक है। आई होप उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आपका वेडनेसडे को टेस्ट है। तुम कब जाओगे अतिथि का, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा। किसी को अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, राइट। आज हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ लिखा गया है बचेंद्री पाल जी के द्वारा। बचेंद्री पाल का नाम आप सबने सुना होगा। माउंट एवरेस्ट भी आपको पता है सबको माउंट एवरेस्ट? कोई बताएगा मुझे कुछ माउंट एवरेस्ट के बारे में? रेज योर हैंड्स, जल्दी से अगर कोई बताएगा मुझे, रेज योर हैंड्स एवरेस्ट के बारे में। नो वन। बचेंद्री पाल के बारे में किसी को पता हो? यस पनिका। बताइए बेटा। पनिका आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। हेलो मैम, अब आ रही है मेरी? हाँ जी बेटा, हाँ जी। माउंट एवरेस्ट के बारे में पता है, हाईएस्ट माउंटेन पीक अबव द सी लेवल। ओके ओके, और कोई? प्लीज किसी कोई भी आप में से ग्रुप में लिंक डाल दीजिए क्लास का। ब्रिजेश का मैसेज आ रहा है कि वो क्लास नहीं लगा पा रहा, एरर आ रहा है। लिंक डाल दीजिए बेटा, आप में से कोई भी। ओके, हाँ जी अपरन बताइए बेटा। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है अपरन। ओके फाइन, पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं, बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन लाल पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। दसवीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल और नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था
उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। जो लोग जिंदगी में कुछ करते हैं ना, जो कुछ कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, उनमें वो करने की इच्छा बचपन से ही होती है। पहले से ही उन्हें अपना गोल क्लियर होता है कि मैंने करना क्या है। कुछ कुछ उन्हें पहले ही समझ में आना शुरू हो जाता है बचपन में ही, और धीरे 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 जब उसे पंख मिलते जाते हैं तो उड़ान भरते रहते हैं। इसी तरह से बचेंद्री पाल को बचपन में ही पर्वतों पर चढ़ने का मौका मिलता था और धीरे धीरे कैसे उनका सपना पूरा हुआ। लेकिन कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई की और उनके इस शौक को दबाया जाता था। उनका भाई उन्हें मना करता था कि नहीं चढ़ोगी पहाड़ों पर, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत मौका मिल ही जाता था और वो मौका छोड़ती नहीं थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसे लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। एवरेस्ट, मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्तों को साफ कर सके। एक दल जो था, एक ग्रुप पहले भेज दिया गया था ताकि उन्हें एवरेस्ट पर चढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर कोई रास्ते में कठिनाइयां हो, कोई हिमपात हुआ है, कोई बर्फ आदि गिरी हुई है, तो उसको साथ ही साथ साफ किया जा सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट को नेपाली सागरमाथा कहते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा। रमनी का आपका कनेक्शन घट रहा है बेटा। ओके। जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। बर्फ के तूफान आते हैं वहां पर, और जो कोई भी इस पर चढ़ेगा उसे उसका सामना करना पड़ेगा, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य हमारे सामने है, लेकिन फिर भी उसे पाना बहुत आसान नहीं होता। उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किलें आती हैं। लक्ष्य कोई भी हो, कुछ भी हो, कई तरह की मुसीबतें आएंगी, लेकिन जो उन मुसीबतों से घबराता नहीं है, जो उनको पार कर लेता है, वो हमेशा जीतता है। वो कहती है कि मैं डर गई थी
लेकिन मैं फिर भी उसको पाना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन मतलब बर्फ जब गिरती है, बर्फ वो होता है ना, हिमपात सा हो जाता है और फिसल जाती है, पिघलती है, फिसल जाती है और माउंटेन्स खिसक जाती हैं, है ना। खुम्भू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अगर तुम वहां पर जाना चाहते हो तो हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। ये भी मान के चलो कि मृत्यु को भी गले लगाना पड़ सकता है। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्भू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर पर, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। ये नहीं है कि उन्होंने सोचा वहां चढ़ना है, चले गए और चढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। उससे पहले वहां की स्थिति को जाना जाता है, समझा जाता है, रास्ते बनाए जाते हैं। सोचो कि बचेंद्री पाल से भी पहले जो लोग वहां पर गए, जिन्होंने वो रास्ते साफ किए, जिन्होंने वो पहले वो कठिनाइयां देखी, उनके लिए कितना मुश्किल था, है ना। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि दोबारा बर्फ गिर जाए, दोबारा हिमपात हो जाए और रास्ते दोबारा साफ करने पड़े। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली, एक और व्यक्ति की मृत्यु के बारे में पता चला। जलवायु अनुकूल ना होने के कारण, जलवायु मतलब एनवायरनमेंट उनके अनुकूल नहीं था, एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। बस गिरते रहते हैं, बर्फ के पहाड़, खंड, टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े बर्फ के गिरते हैं। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। किस तरह से बर्फ वहां से गिरती है, किस तरह से सारा रास्ता ढक जाता है, किस तरह से बर्फ की चादर बिछ जाती है, ये सब बहुत ही डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान, प्रवास मतलब वहां रहना, पूरा टाइम जितना हम वहां पे
रहे या रहेंगे। हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा मतलब टच करेगा। हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए, जो लोग उसके रास्ते में आएंगे, जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें बताया था कि कैसे पुल बनाना है, कैसे रस्सियों का प्रयोग करना है, कैसे गांठें बांधनी है, कैसे तुमने ऊपर चढ़ना है, कैसे बर्फ की दीवारों को तुमने रस्सियों से बांधना है और कैसे तुम्हें अपने टूल्स को यूज में लाना है। तनिष्क, एनी प्रॉब्लम बेटा? Want to ask anything, Tanish? हाँ जी तनिष्क। ओके, मे बी सम इश्यूज बेटा। ओके, चलो तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है वहां पर जाकर भी कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या किया जाएगा। तो तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था कि अगर तुम सामान ढोकर चढ़ाई कर रहे हो तो कैसे जाओगे, उसकी प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है, अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति चढ़ता जा रहा है, पता ही नहीं है कहाँ गया, क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ है या नहीं है, आगे निकल गया, पीछे रह गया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर कनेक्शन रखा जाता है। जो लोग आगे हैं, जो लोग पीछे हैं, वो प्रॉपर एक कनेक्शन के साथ चलते हैं, एक दूसरे को स्थिति की जानकारी देते रहते हैं। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। अंगदोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब जिसे कुछ भी नहीं पता, सब कुछ सीखने की जरूरत है। और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। इससे पहले मैंने किसी अभियान में भाग नहीं लिया, एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही बहुत बार पहाड़ियों पर चढ़ चुकी थी, उसे पर्वतों पर चढ़ना आता था। इसलिए उन्होंने कहा तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, पहाड़ों की रहने वाली लगती हो, इसलिए तुम्हें तो पहली बार में ही चोटी पर चढ़ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे क्या हुआ, कहाँ उन्होंने पड़ाव लिए,
कैसे वो आगे पहुंची इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।